तो हाय दोस्तों, मेरे छोटे भाई मेरी छोटे बहन सही थंबनेल देख के सही वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर 9। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो पहले दे देता हूं, फिर एनसीईआरटी की सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज वीडियो अपलोड करूंगा। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना, तीन चार जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, वो आपको बहुत ही दिमाग में रखने पड़ेंगे कि एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो देखो जैसे ये एक लड़का खड़ा हुआ है ना, जैसे मान लो ये कोई लड़का खड़ा हुआ है, किसी का भी नाम मान लो, जैसे मान लो ये अरुण है। ठीक है, ये अरुण यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अरुण के जो आंख है ना, आंख, तो उसके जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है, हॉरिजॉन्टल साइड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या अंतर होता है? वर्टिकल होता है मतलब लाइन खड़ी हुई, हॉरिजॉन्टल होता है मतलब लाइन लेटी हुई। तो जो अरुण है उसके जो हॉरिजॉन्टल एक लाइन बन रही है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है उसको मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच ली है, आंखों के सामने को, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक है, वही अब मान लो अरुण जो है ऊपर स्काई में, आसमान में एक पतंग उड़ रही है, उसको देख रहा है। ठीक है, ऐसे करके ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब कभी भी आंखों के सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है उसके ऊपर अगर कोई एंगल बन रहा है या उसके ऊपर कोई चीज अगर कोई देख रहा है, तो हमारा एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब कि जो लाइन ऑफ साइट है, साइट मतलब देखने की जो लाइन है, और जो ये अपने आंखों के सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, उसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और मान लो जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर उन खड़ा है, तो बिल्डिंग पे खड़े होकर तो वो पतंग देख रहा था, जब ऊपर देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के जब अबव साइड, ऊपर साइड अगर कोई चीज अगर बन रही है, एंगल बन रहा है, तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। वही हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर वो नीचे देख रहा है, जैसे मान लो यहाँ जमीन पे एक बॉल पड़ी है, ये बॉल है आपकी, और इस बॉल को अगर वो देखता है, ठीक है, अगर वो इस बॉल को देखता है, तो कौन सा एंगल बनेगा? हॉरिजॉन्टल की जो नीचे एंगल बनता है ना, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं उसे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ में आया? आंखों के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी आप इतना समझो और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखो यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक यहां से ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे पता करेंगे? क्योंकि इस ट्राइंगल में कुछ भी, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे बेस हो, चाहे हाइपोटेन्यूस हो, वो निकालने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। पर एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये है। तो यहां पर देखो क्या होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो पैरेलल चलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको के सामने पैरेलल चलेगी, और ये जो ग्राउंड की लाइन है वो भी पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो ये जो ये देख रहा है, जो लाइन है, ये मान लो ट्रांसवर्सल है, ये इसके पैरेलल ही रहेगी भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी बन रही है, और ग्राउंड की जो लाइन है वो भी सीधी ही है, पैरेलल ही रहेगी उसके। और ये एंगल क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल हो, और एक एंगल इधर हो और एक एंगल इधर हो, अपोजिट साइड मतलब एक उधर हो एक उधर हो, तो उस एंगल को हम ऑल्टरनेट कहते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये मान लो ये 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी आप 30 डिग्री इसको लिख दोगे। उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही, आगे का सॉल्यूशन आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। तो देखो, ये कभी भी जो ये हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो है ना, वो आपका कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करेगा, तभी ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि जैसे ये ट्राइंगल है एबीसी, और राइट एंगल ट्राइंगल है ये बी पे, राइट एंगल बन रहा है बी पे। ठीक है, तो आप जानते हो ये जो सीधी लाइन खड़ी होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया है? पी लिख लिया है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए बेस है, हाँ, और ये मान लीजिए हाइपोटेनस है। ठीक है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, कोई भी एंगल थीटा है। तो इसमें अगर हमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की अगर वैल्यू निकालनी है, तो उसका एक मैं बहुत ही अच्छा आसान तरीका बताता हूं, और इस तरीके के तरीके जो है कई सारे टीचर अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो यहां पर देखो एक टेबल बना लो, 6 बॉक्स की टेबल बना लो। ठीक है, इसको आप ऐसे याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आप याद कर लो, जहां पर पी आपका परपेंडिकुलर है, बी आपका बेस है, और एच आपका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान पी फॉर पाकिस्तान, भूखा वी, पी प्यासा, प्यासा पी, ठीक है, हिंदुस्तान एच, हरा एच, भरा बी। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अब आप देख लो, ऊपर जो है साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको इतना तो याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन अगर याद कर लिया, तो देखो टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये हम क्लास
वो चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से हम निकाल सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे ये देखो। अब जैसे मान लो आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? sin थीटा की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल में। तो देखो ना sin थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये तो टेबल आप बना लोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके, ठीक है? sin cos tan, tan को उल्टा cot, cos को उल्टा sec और sin को उल्टा cosec, ठीक है? उसके बाद अब sin थीटा क्या है? p/h मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बस हो गया। परपेंडिकुलर का जो जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है और बेस 10 सेंटीमीटर तो 5/10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो cos b/h मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग को समझ गए। तो देखो अब एक होता है थीटा की वैल्यू, एंगलों की वैल्यू, कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी एक टेबल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, हर जगह आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। ये रही आपकी टेबल, ये डिस्प्ले पे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस टेबल को ना, इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये टेबल याद कर लेना कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 की वैल्यू क्या होती है, तभी उसको आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो अब मैं दो तरीके के एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन का दूंगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का दूंगा। फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। मान लो कि अरुण है हमारा फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है? अरुण है, जैसे मान लो अगर वो यहां पर खड़ा है, ठीक है? यहां खड़ा होकर वो काइट को अगर देख रहा है, ठीक है? और ये किस एंगल से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके आई के सामने है, ठीक है, जो मैंने बताया था। और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है? तो यहां से जब वो काइट को देख रहा है तो 45 डिग्री बन रहा है। और काइट की जो ऊंचाई है, पतंग की जो ऊंचाई है, वो ग्राउंड से 20 मीटर दी हुई है, ठीक है? और क्वेश्चन आपसे ये बोल दिया है कि अरुण जो है वो ग्राउंड के इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पे है, जिसको हम x मान लेते हैं, जिसको हम x मान लेते हैं, ठीक है? तो अब हम इसमें वैल्यू पुट लगाएंगे। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पर इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में कम से कम दो साइड तो पता होनी चाहिए। पर अब यहाँ पर एंगल अगर दिया और एक साइड दिया तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। देखो यहां पर पहले ये देखो, हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है? और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर रखते हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, उससे क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan। और थीटा की वैल्यू क्या है, tan 45, tan 45 हो गई, ठीक है? tan 45 डिग्री हो गई, ठीक है? क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस रखा आपने। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, 20 मीटर, ठीक है? और बेस क्या है, x है, हमें पता नहीं है, ठीक है? यहाँ और का साइन लगा लो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, उसी टेबल से अगर देखोगे तो होती है उसकी वैल्यू 1, और x किधर, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 20 मीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। इसी तरीके से हमें अप्लाई करना है, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, मतलब कि ग्राउंड से अरुण जो है वो 20 मीटर दूर है। अब चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों ये है अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक एग्जांपल, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे अप्लाई करोगे। जैसे मान लो कि अरुण है हमारा फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है? वो जो है वो एक टंकी है, टंकी है, पानी की टंकी है या कुछ भी मान लो, छत पे खड़ा है। छत से वो क्या है, एक बॉल को देखता है, ठीक है? वो नीचे ग्राउंड पे पड़ी एक बॉल को देखता है, ठीक है? तो जो बॉल पे जो देख रहा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल के लाइन के नीचे क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो मैंने बताया था ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। इस तरीके से आपको इक्वल कर देना है, ठीक है? सबसे पहली बात। और वो ये बोल रहा है कि अरुण जो खड़ा है पानी की टंकी के ऊपर, उसकी हाइट कितनी है, उसको मान लीजिए मैं h मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, h मान लेता हूं, ठीक है? ये हमें बतानी है। और ग्राउंड से लेके बॉल की दूरी कितनी है, ग्राउंड के इस छोर से ये कोने तक इस बॉल की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो हमें इसकी हाइट बतानी है, ठीक है? तो अब यहां पर देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है? तो परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है? तो परपेंडिकुलर और बेस कभी भी लगाते हैं तो परपेंडिकुलर है आपका h और बेस है आपका 20। तो कभी भी लगाते हैं तो क्या होता है, 10 होता है। और क्या एंगल की वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री। क्या है, tan 30 डिग्री, ठीक है? अब यहां पर देखना tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्या होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू वही टेबल से आप देख लोगे, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? अब देखो 20 को इधर ट्रांसफर कर दो, बस h इक्वल टू क्या हो गया, 20/√3। अब इसको क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज कैसे होता है, √3 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20√3, √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो मैं आशा करता हूं, होप करता हूं कि आप लोगों को ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। और बाकी इस पूरे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट का वीडियो है ना, सारे देख लेना। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन बढ़िया से समझाते हुए मैं सॉल्व
करूंगा। थैंक यू।